हेलो स्टूडेंट। आज हम कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। कर्नाटक युद्ध का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। सबसे पहला थोड़ा मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कर्नाटक युद्ध का कर्नाटक राज्य से कोई सीधा संबंध नहीं था। वस्तुतः यह युद्ध दक्षिण भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का ही परिणाम था। तो फिर इसका नाम कर्नाटक युद्ध क्यों पड़ा? वस्तुतः क्योंकि यह युद्ध कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत लड़ा गया था, इसीलिए इसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अब एक सवाल आपके मन में और आ सकता है कि कर्नाटक जो इस समय के नक्शे में आप देखते हैं, तो वह क्षेत्र तो ये था नहीं। तो वर्तमान में जो कर्नाटक राज्य का जो नक्शा है, कर्नाटक राज्य की जो सीमाएं हैं, ये कन्नड़ भाषी लोगों के आधार पर इस क्षेत्र का सीमा बना हुआ है। लेकिन जिस समय की बात हम कर रहे हैं, उस समय यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में मद्रास भी आता था, इस क्षेत्र में पांडिचेरी भी आता था, और विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात यह क्षेत्र बीजापुर राज्य के अंतर्गत पड़ता था। ठीक। तो कर्नाटक युद्ध इसको इसलिए कहा जाता है कि कर्नाटक के भूमि क्षेत्र पर यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में 3 लड़ाइयां लड़ी गईं और यह युद्ध अंततः अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। अब हम एक क्रम से देखें कि कर्नाटक युद्ध कैसे आगे बढ़ता है, तो आप देखेंगे कि कर्नाटक युद्ध जो है, कर्नाटक युद्ध 3 चरणों में लड़ा गया। इसका जो पहला चरण है, पहला चरण पहला चरण 1746 से 48 के बीच में लड़ा गया था। इस पहले चरण के हम कारण के रूप में देखें कि इसका कारण क्या था, तो यहां फिर आश्चर्यजनक रूप से इसका कारण जो था वह भारत में नहीं था, इसका कारण यूरोप में था। वस्तुतः यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच संघर्ष शुरू हो गया, और फ्रांस और इंग्लैंड की सेनाएं आपस में युद्धरत हो गईं। तो यूरोप के इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी पड़ा, और भारत में भी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लड़ने लगी। भारत में यदि देखें तो उकसावे की कार्रवाई अंग्रेजों ने ही किया था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने ही कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर हमला किया था। प्रतिक्रिया में पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर, जिसका नाम था डुप्ले, उसने अपने सहयोगी मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डाने को सहायता के लिए बुलाया, और डुप्ले तथा ला बोर्डाने के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के मद्रास के किले पर, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था, हमला कर दिया। और हमला ही नहीं किया, बल्कि फोर्ट सेंट जॉर्ज को जीत भी लिया। अब अंग्रेज अपनी मदद के लिए उस समय के कर्नाटक राज्य के नवाब के यहां सहायता की याचना की, और चूंकि कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ही पांडिचेरी भी आता था, मद्रास भी आता था, इसलिए कर्नाटक के नवाब ने फ्रांसीसियों से कहा कि मद्रास को जो आप घेरे हैं, जो कब्जा किए हुए हैं, वह छोड़ दीजिए। लेकिन डुप्ले यहां कर्नाटक नवाब के आदेश को
मानने को तैयार नहीं था। तो ये लड़ाई तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में शुरू हुई थी, लेकिन इस लड़ाई के एक भाग के रूप में कर्नाटक नवाब और फ्रांसीसियों के बीच भी लड़ाई हुई थी, जो कि लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। उस लड़ाई को कहते हैं, देखिए कारण में पहले उल्लेख कर दें कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला। अब देखिए मामला ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का है और लड़ाई भारत में हो रही है। ठीक, तो इस लड़ाई में जब फ्रांसीसियों ने मद्रास को घेर लिया, उसको कब्जे में कर लिया, अंग्रेज मद्रास के नवाब से सहायता मांगे। मद्रास के नवाब ने फ्रांसीसियों से कहा, कर्नाटक के नवाब ने फ्रांसीसियों से कहा कि आप मद्रास को छोड़ दीजिए। डुप्ले उस आदेश को नहीं माना, तो कर्नाटक नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में एक लड़ाई हुई। उस लड़ाई को कहते हैं सेंट थोमे की लड़ाई। सेंट थोमे की लड़ाई, ठीक, सेंट थोमे की लड़ाई। सेंट थोमे कहां है? सेंट थोमे मद्रास के पास में ही है। सेंट थोमे की जो बस्ती थी, उस बस्ती को बसाने का से पुर्तगालियों का है। पुर्तगाली ही इस क्षेत्र में सबसे पहले गए और सेंट थोमे नामक बस्ती को बसाए। ठीक, तो सेंट थोमे की लड़ाई हुई थी। और यह लड़ाई के बारे में अगर पूछे कि ये सेंट थोमे की लड़ाई कहां हुई थी, किस जगह पे हुई थी, तो अड्यार नदी है वहां पे, अड्यार। इसी अड्यार नदी के किनारे यह लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें दो पक्ष थे। एक पक्ष था कर्नाटक, एक पक्ष था कर्नाटक और दूसरा पक्ष था फ्रांसीसी। कर्नाटक की तरफ से महफूज खान, महफूज खान लड़ाई लड़ रहा था। ठीक, इसके पास 10,000 सैनिक थे। जबकि फ्रांसीसियों की तरफ से पेरा डाइच युद्ध लड़ रहा था। इसके पास मात्र 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीय सैनिक थे। तो अगर देखा जाए संख्या बल के आधार पर, तो कर्नाटक की सेना के तुलना में फ्रांस की सेना 10% ही थी। फिर भी इस युद्ध का निर्णय फ्रांस की तरफ गया और भारत के इतिहास में पहली बार यूरोपीय सेना, या यूं कहे कि यूरोपीय निर्देशित भारतीय यूरोपीय मिश्रित सेना ने किसी देशी राज्य की सेना को पराजित किया था। इस युद्ध में यह पता चल गया कि सेना संख्या के बल पर नहीं जीतती है, बल्कि सेना युद्ध कौशल के बल पर जीतती है। तो जो ये सेंट थोमे की लड़ाई थी, सेंट थोमे की लड़ाई कर्नाटक युद्ध का ही एक हिस्सा था। इस युद्ध में लड़ाई मुख्यतः कर्नाटक नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। ठीक, हालांकि अन्य लड़ाइयां जो सीधे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी, वो तो चल ही रही थी। अब ये कहा जाए कि ये कर्नाटक जो पहला युद्ध था, इस युद्ध का समापन कैसे हुआ, यह युद्ध रुका कैसे? तो इस युद्ध का समापन के कारण भी यूरोप से ही आते हैं। जैसे इस युद्ध के शुरुआत की कारण
यूरोप में तलाशा गया, उसी प्रकार इसके समापन के कारण भी यूरोप से ही आए। यूरोप में जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, वह युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। उस संधि का नाम था एक्स लॉ सॉपेल। एक्स लॉ सॉपेल की संधि, एक्स लॉ सॉपेल की संधि जो है वो 1748 1784 में हुई थी, और इस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, और दूसरा क्या हुआ कि मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिला, पुनः अंग्रेजों को मिला। ठीक। तो पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इस प्रकार हुई। कह सकते हैं कि इस युद्ध में कोई निर्णय नहीं हो सका, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को लौटा दिए, कोई इसका निर्णय न हो सका, एक तरह से अनिर्णायक रहा पहला कर्नाटक युद्ध। इसके बाद कुछ समय तक शांति बनी रही, लेकिन शीघ्र ही अगला कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया, जिसको कहते हैं कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध दूसरा, सेकंड। इसका अगर समय देखें तो यह 1749 से शुरू हुआ और 1754 तक चला। अब फिर प्रश्न उठता है कि दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था। तो पहले कर्नाटक युद्ध का कारण तो यूरोप की परिस्थितियां थी, यूरोप की घटनाएं थी। दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण भारत की परिस्थितियां थी, भारत की घटनाएं थी। अब थोड़ा दक्षिण भारत के राजनीतिक स्थिति पर थोड़ा नजर दौड़ाना चाहिए। वस्तुतः दक्षिण भारत में इस समय एक शक्ति के रूप में मराठे थे, एक शक्ति के रूप में निजाम था, ठीक, और एक शक्ति के रूप में अंग्रेज, एक शक्ति के रूप में फ्रांसीसी। यही मुख्यतः शक्तियां थीं। अभी मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा नहीं था, अभी हैदर अली का उद्भव नहीं हुआ था। ठीक। तो अगर दक्षिण भारत के इन शक्तियों का सापेक्षिक तुलना किया जाए तो मराठे सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। चीन किलीच खान के बाद हैदराबाद राज्य की स्थिति कमजोर हो गई थी, और मराठों के द्वारा लगातार आक्रमण ने उसकी स्थिति को और कमजोर बना दिया था। कर्नाटक एक कमजोर राज्य के रूप में इस समय उदित होने वाला राज्य था। यहां यह स्पष्ट कर दिया जाए कि औरंगजेब के द्वारा जब दक्षिण भारत में गोलकुंडा और बीजापुर का विजय किया गया, तो बीजापुर वाले क्षेत्र का ही कुछ भाग काटकर उसने कर्नाटक का एक छोटा सा कह सकते हैं कि जागीर या छोटा सा स्टेट बनाया। और जब मुगल सत्ता कमजोर हुई तो दक्षिण भारत के जो 6 प्रांत थे मुगलों के, इसमें अहमदनगर था, खानदेश था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, बरार था, इन सबको मिलाकर चीन किलीच खां के नेतृत्व में एक हैदराबाद राज्य का गठन किया गया था। लेकिन उनके कमजोर होते ही यह राज्य भी अपने आप टूटन के कगार पे आ गया था। तो कर्नाटक राज्य, हैदराबाद राज्य, मराठे, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये शक्तियां थी।
अब दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तो वस्तुतः इस कर्नाटक युद्ध का कारण था हैदराबाद राज्य और कर्नाटक राज्य में गद्दी को लेकर लड़ाई, सत्ता को लेकर लड़ाई। थोड़ा इसको हम एक डायग्राम के द्वारा दिखाना चाहेंगे कि हैदराबाद राज्य में दो दावेदार थे। एक थे नासिर जंग, एक थे मुजफ्फर जंग। निजाम चिनकिलिज खां की मृत्यु के बाद नासिर जंग जो थे यही निजाम बने थे, यानी कि गद्दी पर यह बैठे थे। ठीक, जबकि मुजफ्फर जंग चाहते थे कि वो किसी प्रकार नासिर जंग से यह गद्दी प्राप्त कर लें। उसी प्रकार कर्नाटक राज्य में भी गद्दी के दो दावेदार थे। एक थे अनवरुद्दीन और एक थे चंदा साहेब। चंदा साहेब अनवरुद्दीन और चंदा साहेब। अनवरुद्दीन जो थे वह तो नवाब थे, यानी कि गद्दी पर यही बैठे थे। ठीक, चंदा साहब चाहते थे कि गद्दी वह प्राप्त कर लें। अब इस सत्ता संघर्ष में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने अपने राजनीतिक हित तलाशना शुरू किया और इसकी पहल फ्रांसीसियों की तरफ से हुई। सर्वप्रथम डुप्ले ने, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग से और कर्नाटक में चंदा साहब से, ठीक ना, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग से और कर्नाटक में चंदा साहब से, चंदा साहब ही का नाम है, थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, चंदा साहब से समझौता कर लिया। ठीक, फ्रांसीसी डुप्ले है, इसने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग से और कर्नाटक में चंदा साहब से समझौता कर लिया कि हम आपको सत्ता दिलाएंगे। अब यह स्वाभाविक था कि अंग्रेज दूसरे पक्ष से जाके मिले। अंग्रेजों के लिए यह अनुकूल था कि उसके जो साथी थे वो सत्तासीन थे, वो गद्दी पर बैठे हुए थे। तो अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया। ठीक, परिस्थितियां युद्ध की तरफ जाने लगी और शीघ्र ही कर्नाटक राज्य के गद्दी के मसले पर एक युद्ध हुआ जिसका नाम था अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध, यह युद्ध 1749 में हुआ था। इस अंबूर के युद्ध में ये जो हैं अनवरुद्दीन, ये मारे गए। ठीक, मारे गए। स्वाभाविक था कि अब चंदा साहब गद्दी के दावेदार के रूप में सामने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अनवरुद्दीन तो मारे गए, लेकिन एक इनका बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद अली। ठीक, मोहम्मद अली,
यह मोहम्मद अली अभी बचा था और इसने त्रिचनापल्ली के किले में जाकर शरण ले लिया। तो जो चंदा साहब थे, इन्होंने स्वयं को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया और अपनी नई राजधानी अर्काट को बनाया। इन्होंने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया। ये सब तथ्य है, इसको ध्यान दीजिएगा इस फैक्ट्स पे, क्योंकि सब पूछे जाते हैं। अंबूर के युद्ध में जब अनवरदीन मारे गए तो चंदा साहब ने अपने आप को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया और अर्काट को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन चंदा साहब के मन में यह बात थी कि अनवरदीन का बेटा अभी जीवित है जो कर्नाटक का दावेदारी करेगा। तो इस मोहम्मद अली को पकड़ने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि त्रिचनापल्ली को घेर लिया। चंदा साहब फ्रांसीसियों की मदद से इस त्रिचनापल्ली को घेर लिए कि मोहम्मद अली को जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया जाए, कि भविष्य का जो खतरा है समाप्त हो जाए। इसी समय अंग्रेजों का रोल शुरू होता है। अंग्रेजों ने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में यह जो फ्रांसीसी समर्थक मोर्चा है, इससे निपटने के लिए एक योजना बनाई। क्लाइव ने बड़ा सूझबूझ से अर्काट को ही घेर लिया। क्लाइव ने अर्काट को ही घेर लिया, ठीक। और इस काम में अंग्रेजों ने मराठों की भी मदद ली। मोहम्मद अली के समर्थक तो क्लाइव के साथ थे ही, अंग्रेजों के साथ थे ही, मराठे भी उसके साथ थे, ठीक। तो क्लाइव ने मोहम्मद अली और मराठों के सहयोग से अर्काट को घेर लिया। अब चंदा साहब की राजधानी स्वयं ही फंस गई। चंदा साहब अब अपनी राजधानी को बचाने के लिए त्रिचनापल्ली से भागे। तो त्रिचनापल्ली का जो घेराबंदी था वो टूट गया, मोहम्मद अली आजाद हो गया, ठीक। लेकिन दुर्भाग्यवश चंदा साहब इस अर्काट को, जो कि उनकी राजधानी थी, उसको बचा नहीं पाए, ठीक। और इसी दौरान इस चंदा साहब को एक तंजौर राज्य था, उसके राजा ने इनकी हत्या कर दी। तंजौर राज्य जो था वो अभी भारत के पूर्वी तट पर ही छोटा सा राज्य था। जिस प्रकार कर्नाटक राज्य था उसी प्रकार तंजौर राज्य था। तंजौर भी एक छोटा सा राज्य था और उसका अंग्रेजों से अच्छा संबंध था, रक्षात्मक और सहयोगात्मक संबंध था, ठीक। तो कहने का मतलब है कि अर्काट को अंग्रेजों ने जीत लिया। चंदा साहब अर्काट को बचा नहीं पाए और चंदा साहब की हत्या हो गई। अब चंदा साहब की हत्या हो गई तो इसका मतलब है कि अब ये जो मोहम्मद अली है, इस मोहम्मद अली का रास्ता साफ हो गया। और यह मोहम्मद अली कौन है? यह अंग्रेज समर्थक है। इसका निष्कर्ष यह आप लगा सकते हैं स्वाभाविक रूप से कि इस युद्ध में कर्नाटक में अंततः अंग्रेज समर्थक सरकार का गठन हो गया। मोहम्मद अली अंग्रेजों का समर्थक था। चंदा साहब के मरने के बाद मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। स्वाभाविक रूप से अंग्रेज समर्थक सरकार का गठन हो गया। अभी मामला हैदराबाद का रुका हुआ है, ठीक। हैदराबाद में क्या होता है कि हैदराबाद में भी बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलता है। हैदराबाद में जो ये अंग्रेज समर्थक, जो ये नासिर जंग हैं, नासिर जंग के सैनिकों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और नासिर जंग की हत्या कर दी। तो हैदराबाद में तो बिना लड़े ही फ्रांसीसी जीत गए, क्योंकि जो अंग्रेज समर्थक नासिर जंग थे ये मर गए, तो बचे मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग क्या हो गए? हैदराबाद के निजाम बन गए। और मुजफ्फर जंग अपने इस उपलब्धि के लिए फ्रांसीसियों को पुरस्कार के रूप में कृष्णा नदी से लेकर और कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, जो मुगल क्षेत्र रहा था, उसका डुप्ले को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट
का दर्जा देते हैं, पदवी देते हैं और ढेर सारा क्षेत्र तथा धन फ्रांसीसियों को देते हैं। आगे मुजफ्फर जंग का भी निधन हो जाता है। तो मुजफ्फर जंग के निधन के बाद सलाबत जंग को डुप्ले ने हैदराबाद का निजाम बनवाया और बदले में सलाबत जंग ने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र, जिसको वर्तमान में तटीय आंध्र प्रदेश कहा जाता है, तो उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्रदान किया। तो इस प्रकार देखते हैं कि दूसरे कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई थी हैदराबाद और कर्नाटक के गद्दी के संघर्ष को लेकर। इसका अंत कैसे हो रहा है? अंत हो रहा है कि कर्नाटक में ब्रिटिश समर्थक सरकार का गठन हो जा रहा है और हैदराबाद में फ्रांसीसी समर्थक सरकार का गठन हो जा रहा है। अर्थात यह युद्ध भी अनिर्णायक रहा, 50-50 का गेम हुआ इसमें। ठीक, इसी बीच कुछ वित्तीय और राजनीतिक कारणों से फ्रांसीसी सरकार ने भारत में जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसको वापस बुला लिया, क्योंकि फ्रांस की सरकार ऐसा महसूस कर रही थी कि डुप्ले के इन गतिविधियों से कंपनी का वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो डुप्ले के बाद फ्रांस की सरकार ने एक व्यक्ति को फ्रांसीसी गवर्नर बना के भेजा। उसका नाम था गोडेहू। इस गोडेहू ने भारत आकर अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि की। पांडिचेरी की संधि की कब? 1754 में। इसको यह निर्देश दे के ही भेजा गया था कि जाके अंग्रेजों से समझौता करो, युद्ध रोको। तो गोडेहू भारत आता है और अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि करता है और इसी संधि के साथ दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो अगर प्रश्न आएगा कि पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, तो एक्स-ला-सापेल की संधि थी जो यूरोप में हुई थी। प्रश्न आएगा दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, तो वह पांडिचेरी की संधि थी जो 1754 में हुई थी। इसके बाद फिर कुछ दिनों तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध विराम रहा, शांति रहा, लेकिन यह शांति स्थायी सिद्ध नहीं हुआ। फिर एक तीसरा युद्ध शुरू हो गया जिसका अंत निर्णायक रहा, जिसका अंत अंग्रेजों के पक्ष में गया। तो वह तीसरा युद्ध क्या था? वह तीसरा युद्ध कर्नाटक युद्ध थर्ड। यह युद्ध 1756 से लेके 1763 तक चला। इसका कारण फिर यूरोप में चला। जैसे पहले युद्ध का कारण यूरोप से आया था, उसी प्रकार तीसरे युद्ध का कारण भी यूरोप से आया। यूरोप में वस्तुतः इस समय फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ था। 7 साल वाला युद्ध शुरू हुआ था, जो युद्ध 7 साल तक चला था। तो सप्तवर्षीय युद्ध, यह युद्ध 1756 से लेके 1763 तक चला था। तो इसी युद्ध से प्रभावित होकर भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चला। वह भी 1756 से लेके 1763 तक चला। लेकिन इस समय भारत की परिस्थितियां बदल चुकी थी। इस समय अंग्रेज के पक्ष में परिस्थितियां थीं और डुप्ले के भारत से जाने के बाद
फ्रांसीसियों के कह सकते हैं कि भाग्य का भारत में अस्त हो चुका था। डुप्ले को अगर मौका मिलता तो हो सकता था भारत के इतिहास कुछ और होता। तो ये जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है, इस युद्ध में जैसे ही इंग्लैंड में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध शुरू हुआ, भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। ठीक, इसमें एक निर्णायक लड़ाई हुई, जिस लड़ाई को कहते हैं वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई, यह लड़ाई 1760 में लड़ी गई थी। वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेज जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसी जनरल और गवर्नर भी था ये, काउंट दी लाली, इसका नाम था काउंट दी लाली, इसको पराजित किया। अंग्रेज आयरकूट ने फ्रांसीसी काउंट दी लाली को पराजित किया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। और इसी के साथ अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का जो मुख्यालय था पांडिचेरी, पांडिचेरी को भी जीत लिया। ठीक, यह पांडिचेरी जो है अब किसके पास चला गया? यह पांडिचेरी अब चला गया अंग्रेजों के पास। उनका मुख्यालय, उनका हेडक्वार्टर, जहां फोर्ट लुई का निर्माण हुआ था, वह अंग्रेजों के पास चला गया। और यही नहीं चला गया, भारत में स्थित ज्यादातर फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेजों के कब्जे में चली गईं। यह तो कोरोमंडल तट का मामला है। बंगाल में भी चंद्रनगर, कासिम बाजार, आपकी बालासोर, ये सारे जो फ्रांसीसी बस्तियां थीं, सब पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक, तो कह सकते हैं कि ये तीसरा कर्नाटक युद्ध निर्णायक साबित हुआ। इसमें निर्णायक रूप से अंग्रेज जीते और फ्रांसीसी हार गए। फ्रांसीसी इस कदर हारे कि उनका अपना मुख्यालय भी उनके हाथ से चला गया। इसके बाद जब यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ, तो भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच में युद्ध समाप्त हुआ। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1763 में पेरिस की संधि हुई थी। इसी संधि का प्रभाव यह हुआ कि भारत में भी अंग्रेज फ्रांसीसी लड़ना छोड़ दिए और पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों के पास चला गया। तो पांडिचेरी जो जगह है, इस पर भिन्न भिन्न कालखंडों में भिन्न भिन्न यूरोपीय शक्तियों का कब्जा रहा। इस पर पुर्तगाली का भी कब्जा रहा, इस पर डचों का भी कब्जा रहा, इस पर डेनमार्क वालों का भी कब्जा रहा। और अंत में इस पर संघर्ष को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई हुई। अंग्रेजों ने इसको जीत लिया, लेकिन पेरिस की संधि के द्वारा पांडिचेरी द्वारा फ्रांसीसियों के पास आ गया। फ्रांसीसियों ने यह स्वीकार किया कि आगे से वह कोई युद्धक और राजनीतिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं होंगे। वे विशुद्ध रूप से भारत में व्यापारी बन के रहेंगे। और कुछ क्षेत्र फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, जिसमें पांडिचेरी था, जिसमें यनम था, जिसमें करिकाल था और जिसमें माहे था। और ये क्षेत्र 1954 तक फ्रांसीसियों के पास रहे। तो इसके साथ कर्नाटक युद्ध का अंत होता है और भारत में अंग्रेजों के एक प्रबल प्रतिस्पर्धी फ्रांसीसी निर्णायक रूप से हार जाते हैं।
ठीक है, फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं। लेकिन जिस गति से इस चैनल को आप लोग को आगे बढ़ाना चाहिए, आप लोग लग रहा है आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि इस चैनल का सहयोग और समर्थन आपका भी मिले और ये चैनल सार्थक दिशा में आगे बढ़ सके। धन्यवाद।